जय हिंद आप सभी को। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज अपना हिंदी कहानी। कल हम लोग पढ़े थे हिंदी के कहानी और उद्भव के बारे में, यानी कि हिंदी का कहानी का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे थे कि जो पहला कालखंड है उसका नाम है प्रेमचंदपुर युग। प्रेमचंदपुर युग 1900 से 1915 तक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो यूजीसी नेट के सिलेबस में 21 कहानियां लगी हैं टोटल, उनमें से 4-5 कहानियां ऐसी हैं जो प्रेमचंदपुर युग में आती हैं। उनमें से एक लेखिका हैं बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष के नाम से जिनको जाना जाता है। उनकी 2 कहानियां हैं। एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी कहानी है दुलाई वाली। एक जो दूसरे लेखक हुए हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना है कानों में कंगना। और एक उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915। ये 3-4 रचनाएं उन 21 कहानियों में से ऐसी कहानियां हैं कि जो प्रेमचंदपुर युग में आती हैं। तो कल वाले व्याख्यान में हम लोग ये पढ़े थे, प्रेमचंदपुर युग का उद्भव विकास हम लोग देख रहे थे कि उसमें नैतिकतावादी, सुधारवादी कहानियां, आदर्शवादी कहानियां और राष्ट्रवादी कहानियां लिखी जा रही थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उनमें से एक कहानी को आज पढ़ेंगे। कौन सी कहानी को आज पढ़ेंगे? चंद्रदेव से मेरी बातें। लिखना शुरू करते हैं। आप लोग कापी कलम निकाल लेंगे। उन 21 कहानियों में से जो यूनिट 7 में लगी हुई हैं, यूजीसी नेट में 7 कहानियां जो लगी हैं, उनमें से पहली ही कहानी है जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पहली कहानी है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका है बंग महिला। सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है बंग महिला। इस कहानी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इस कहानी में क्या है और यूजीसी नेट में इस कहानी से क्या क्या पूछा जा सकता है। नेट में ही क्यों, टीजीटी में, पीजीटी में अगर कोई कहानी इंपॉर्टेंट है नेट के लिए तो टीजीटी में, पीजीटी में भी आएगी ही आएगी। और राजस्थान जैसे तो राज्यों में सिलेबस में ही है, किसी किसी टीजीटी पीजीटी में स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में भी मिल जाती है, यानी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इस कहानी के बारे में समझना चाहें तो पहले हम लोग थोड़ा सा लेखिका के बारे में समझते हैं और लेखिका के अन्य कृतित्व कौन कौन से, यानी कि लेखिका ने और क्या क्या लिखा है। क्योंकि जब कोई कहानी सिलेबस में लगाई जाती है तो केवल कहानी से ही प्रश्न नहीं बनते हैं, बल्कि प्रश्न लेखिका से भी संबंधित हो सकते हैं और उनके अन्य कृतियों से भी संबंधित हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं लेखिका के बारे में, फिर हम लोग कहानी पे आएंगे। ये बंग महिला है, चंद्रदेव से मेरी बातें की कहानी है। अगर हम लोग बात करना चाहें तो बंग महिला इनका उपनाम है। इनका क्या है? उपनाम है। आपको अभी हम बताते हैं कैसा है, इन्होंने अपना उपनाम क्यों रखा बंग महिला। जो इनका वास्तविक नाम है बंग महिला का, वो है राजेंद्र बाला घोष। जो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। आप लोग लिखना शुरू कर देंगे, लिखते हुए चलेंगे, नोट बनाते हुए चलेंगे, तभी मजा आएगा, है ना। चलिए, जो बंग महिला है इन्हीं का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म हुआ था 1882 में। कब? 1882 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु हुई थी मिर्जापुर में, ऐसा माना जाता है। चलिए, एक इनका और उपनाम है, इन्हें कहीं कहीं चारूबाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारूबाला। ठीक। ये बंग महिला ने लेखिका का परिचय है, जो चंद्रदेव से मेरी बातों की लेखिका है। उनमें क्या है? उनका एक नाम है बंग महिला, उपनाम है राजेंद्र बाला घोष, उनका वास्तविक नाम है।
जन्म हुआ था 1882 में, मृत्यु हुई थी 1949 में। इन्हें चारूबाला के नाम से भी जाना जाता है। इतना लिख लीजिए तो आगे बताते हैं। हो गया, चलिए। इनके बारे में एक तथ्य ये है कि इन्हें नवजागरण की, नोट करेंगे, नवजागरण की छापामार लेखिका कहते हैं। कहें गुरुजी छापामार लेखिका क्या होता है, तो बता रहे हैं। नवजागरण की छापामार लेखिका इन्हें कहते हैं, किसको? बंग महिला को। ये छापामार लेखिका इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि छद्म नाम से लिखती हैं। जैसे कहीं छापा मारा जाता है तो अचानक से मारा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। वैसे इनका वास्तविक नाम तो राजेंद्र वाला घोष है, लेकिन ये छद्म नाम से लिखती हैं, बंग महिला के नाम से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? छापा मार लेखिका कहा जाता है, कि अपनी बात भी कह देती हैं और कोई इन्हें जान भी नहीं पाता है। ये आप लोग नोट करेंगे। नवजागरण की छापामार लेखिका इन्हें कहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं, है ना। हम लोग किसकी बात करेंगे कि इनकी अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं। तो लिखिए जरा, इनकी अन्य कृतियां। तो एक तो यही हो गई, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें। दूसरी इनकी रचना कौन सी है? कुंभ में छोटी बहू। कुंभ में छोटी बहू, नोट करते हुए चलेंगे आप लोग साथ साथ। कुंभ में छोटी बहू। तीसरी रचना इनकी कौन सी है? दुलाई वाली, जो सिलेबस में लगी है नेट के। दुलाई वाली है, दुलाई का मतलब कि रजाई, इस तरह से आप समझ सकते हैं, दुलाई वाली। चौथी रचना के बारे में अगर इनकी बात करें तो अपन कौन सी लिख सकते हैं? भाई बहन। चौथी रचना के बारे में अगर लिखना हो तो कौन सा लिखेंगे? भाई बहन। ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताए, ये रचना कब की है? 1904 की है। कुंभ में छोटी बहू जो रचना है 1906 की है। दुलाई वाली जो रचना है 1907 की है। और भाई बहन जो रचना है 1909 की है। नोट कर लेंगे आप लोग। थोड़ा साइड जाते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, नोट करना चाहे तो नोट करें। हम एक बार और पढ़ के सुना देते हैं, बता देते हैं आप लोग क्या क्या लिखा गया है। इनकी जो कृतियां हैं, यानी कि बंग महिला की जो कृतियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और भाई बहन 1909। इनका एक कहानी संग्रह मिलता है, उसके बारे में नोट करेंगे। इनका एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का नाम है कुसुम। कहानी संग्रह का नाम क्या है? कुसुम। ये 1911 में छपा था। कब छपा था? 1911 में, काशी नागरी प्रचारणी सभा, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, यानी कि बंग महिला का एक कहानी संग्रह है जिसका नाम कुसुम है। वह कब आया था? 1911 में आया था। और संपादन इसका कहां से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। बात नोट कर लीजिए, पूछ लिया जाएगा कहीं तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको आसानी से। कहानी संग्रह का नाम है कुसुम, आया था 1911 में, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। चलिए,
ये हो गई लेखिका के बारे में परिचय। इसे एक छोटी सी सामान्य परिचय है जो किसके बारे में है, लेखिका के बारे में। अब हम लोग रचना पे आते हैं अपने, जिसको आज पढ़ना है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इसके बारे में जो फैक्चुअल जानकारी है वो क्या क्या हो सकती है, जरा नोट करिए एक बार। तो एक बात आप लोग जान गए, किसका रचना हुआ था कब, 1904 में। एक कैसी है, एक व्यंग्य प्रधान रचना है। कैसी रचना है, व्यंग्य प्रधान रचना है। व्यंग्य किया किस पे गया है, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शासन, और खास तौर से किस पे, कर्जन पे। समय का वायसराय कौन है, कर्जन है। ठीक बात। अगर हम लोग इसके किसकी बात करें, शैली की बात करें, अगर हम लोग इसके शैली की बात करें तो शैली कैसी है, पत्र शैली है। ठीक। व्यंग्य प्रधान तो रचना है ये पत्र शैली। पात्रों की बात करें तो इसमें दो पात्र हैं केवल, और तो गौड़ एक आधे पात्र हैं, लेकिन जो मेन पात्र कौन है, एक लेखिका है, एक लेखिका है, एक भगवान चंद्रदेव हैं। एक कौन है, भगवान चंद्रदेव है, इसके पात्र हैं। इस रचना को पहले क्या कहा जाता था, पहले इस रचना को निबंध माना जाता था। पहले इस रचना को क्या माना जाता था, निबंध। और ये रचना सबसे पहले छपी कहाँ थी, सरस्वती पत्रिका में। ये रचना सबसे पहले कहाँ छपी थी, सरस्वती पत्रिका में। तब इसे क्या माना जाता था, निबंध। लेकिन बाद में इसे भवदेव पांडे, कौन, पहले इतना नोट कर फिर बताते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई थी। व्यंग्य प्रधान रचना है। व्यंग्य किस पे किया गया, अंग्रेजी शासन और कर्जन पर। शैली इसकी एक पत्र शैली है, क्योंकि लेखिका भगवान चंद्रदेव के यानी चंद्रमा को क्या करती हैं, एक पत्र लिखती हैं। और पात्रों में कौन कौन से लेखिका लेखिका हैं और भगवान चंद्रदेव हैं, ऐसा करके। इतना हो गया, मिटाते इसको। सबसे पहले इस रचना को निबंध माना जाता था। इस रचना को सबसे पहले क्या माना जाता था कि ये एक निबंध है। जब ये कहाँ छपी थी, सरस्वती में। ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अच्छा, सरस्वती पत्रिका में छपने का मतलब क्या है कि रचना में क्रेज तो है, रचना ठीक ठाक तो है, इतना सा मतलब है। और बाद में से क्या माना गया कि नहीं, एक कहानी है। और इतना ही नहीं, भवदेव पांडे मानते हैं, लिखिए, भवदेव पांडे मानते हैं कि यह पहली राजनीतिक कहानी है। यह पहली राजनीतिक कहानी है। ऐसा मानने वाले कौन है, भवदेव पांडे हैं, लिख लीजिए। कोटेशन याद रखेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातों को राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं, तो भवदेव पांडे मानते हैं। और मानते ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि राजनीतिक पहली कहानी है ना। ये निबंध फार में थी, सरस्वती में पहले छपी थी, फिर बाद में से कहानी माना गया, और भवदेव पांडे कहते हैं कि राजनीति की पहली कहानी है। ये हो गई रचना के बारे में, यानी चंद्रदेव से मेरी बातों के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या क्या गया है और यह है क्या। लेकिन उससे पहले कि हम लोग रचना शुरू करें पढ़ना अपना, उसके बारे में जानकारी जुटाएं, तो तुलसीदास एक भक्तिकालीन कवि हुए, आप लोग जानते हैं। वह लिखते हैं कि कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित हुई। यानी कि कीर्ति भरित यानी कि आपकी बोली, आपकी भाषा, आप जो कहते हैं। भूत यानी कि आपका पैसा। ये सब तभी सही माना जाएगा जब वो क्या करे, गंगा के समान दूसरों का हित करे, यानी कि बिना भेदभाव के वो दूसरों का हित करे। वही क्या होता है, वही सबसे अच्छी कीर्ति है, वही सबसे अच्छी विभूति यानी कि संपदा है, और वही आपकी सबसे अच्छी वाणी है। ठीक इसी प्रकार जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है,
क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो यह जो रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें, यह एक ऐसा दर्पण है समाज का कि जिसमें भारतीय समाज का कोई कोना बाकी नहीं रह गया है। इस रचना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुआयामिक व्यंग्य है, यानी कि भारत की जितनी भी परिस्थितियां उस समय थी सब पे एक साथ व्यंग किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि यह रचना को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, यानी इस रचना को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप इतिहास पढ़ें न पढ़ें, उस समय की पूरी परिस्थिति के बारे में एक साथ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी रचना देखिए, ऐसा ये साहित्य का दर्पण है, ऐसा एक सामाजिक दर्पण है। तो चलिए इस रचना के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। इस रचना की शुरुआत होती है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में मेरा अनेक बार प्रणाम, ऐसा लेखिका लिखती हैं शुरू शुरू में। कहती हैं कि मैं आपसे यहाँ दो चार बातें करने के लिए आई हूँ, और देखिए आप सुनी अनसुनी सी न कर देना, यानी सुन के उसे अनसुना न कर देना, क्योंकि आप बड़े हैं और अपने इस बड़प्पन का क्या करिए, लाज रखिएगा। यानी कि कुछ उसी तरह, इसे अलग बात है कि खामोश खड़े हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े हैं, है ना। बस कुछ उसी अंदाज में लेखिका भी कहती हैं कि आप अपने बड़प्पन का ध्यान रखिए, जो मैं आपसे कहने आई हूँ दो चार बातें, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कहती हैं कि अच्छा आप सुनिए, मैं कहती हूँ। तो कहने में क्या आता है कि वो बताती हैं पूरा भारत का परिदृश्य। पहले बताती हैं कि आप कौन हैं। कहती हैं कि आप इस आकाश मंडल में बड़े चिरकाल से विचरण कर रहे हैं, तो मैं ऐसा अनुमान करती हूँ कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तभी आपकी भी उत्पत्ति उसके साथ हुई होगी। इस हिसाब से तो आप बड़े पुराने हैं, यानी आपको बूढ़ा भी कहा जा सकता है। तो आखिर अब तक आप रिटायर क्यों नहीं हुए, और अगर रिटायर नहीं हुए तो आपको पेंशन भी नहीं मिलती होगी। वहीं अगर आप इस समय भारत में रहते, तब तक आप रिटायर हो जाते, आपको पेंशन मिलती, आप राम नाम करके अपना परलोक भी बनाते। क्योंकि यहाँ पे अब आपके सूर्यवंशी वंशधरों का राज्य नहीं रहा, और न ही अब वो भारत की सस्य श्यामलता बची है, न ही भारत की वो स्वर्ण मूर्ति बची है, बल्कि इसको लूटने के लिए एक गौरांग प्रजाति आ गई है, जो अन्य किसी द्वीप से आ गई है, शायद जिसके बारे में आप जानते हैं ना भगवान सूर्यदेव जानते हैं। और वह प्रजाति ऐसी है कि आप अगर कभी आइएगा जब भारत घूमने, तो आप अपने साथ अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी जी को भी ले आइएगा, और अपने चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी लेके आइएगा। धन्वंतरी जी यहाँ देखेंगे कि प्लेग का इलाज यहाँ कैसे किया जा रहा है। भाई हो सकता है कि कभी आपके चंद्रलोक में भी आ जाए प्लेग, तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ ना कर पाएंगे। तो उससे पहले ये उचित है आपके हित में कि आप आइए और यहाँ के डॉक्टरों से जरा सीखिए, उनको सिखवाइए धन्वंतरी जी को। और जो आपके चीफ जस्टिस हैं चित्रगुप्त जी, अब वो उतनी अच्छी न्याय नहीं कर पाते होंगे। भारत में एक इंडियन पिनल कोड बनाया गया है, जिसके माध्यम से न्याय करना सीख जाएंगे, कैसे न्याय किया कैसे जाता है। एक करारा व्यंग किया जा रहा है लेखिका के द्वारा कि भारत में इस समय देखिए जरा क्या क्या हाल चल रहा है, भारत को कैसे लूटा जा रहा है। और कहते हैं कि आपके देवलोक में तो जितने देवता होंगे सबके पास अलग अलग वाहन हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एक बिजली इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि कुछ भी हो ला देते, उसको पटक देते हैं। वो ट्रेन भी खींचेगी, गाड़ी भी खींचेगी, बस भी खींचेगी, यानी कि सबका एक साथ साधन बन रही, कौन, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से व्यंग किया जा रहा है कि यहाँ के जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, जितने श्रमिक लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। कि जहाँ एक साथ 100 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अकेले काम किया जा रहा है। और बेरोजगारी और भूख का आलम ये है कि भारत के लोग परेशान हो गए हैं चारों तरफ से। लेखिका आगे कहती हैं कि जो हमारे संस्कृति और हमारे विरासत की जो धरोहर के रूप में गंगा है, जो गंगा नदी है, उसके छाती पर लोहे की खंभे गाड़े जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, उस पे जगह जगह गंगा को बांधा जा रहा है। और इस तरह से चारों तरफ हमारे संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का लूट मचा हुआ है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ के जो राजा हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि केवल अंग्रेजों के हाथ को एक
कठपुतली बन के रह गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल चापलूसी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा लेखिका कहती हैं, बहुत करारा व्यंग्य है। और कहती हैं कि कभी अपने सुरेंद्र को बोलिए, यानी इंद्र भगवान को बोलिए कि आके एक बार कोलकाता को देखें, उसमें क्या औद्योगिकीकरण की चमक दिखाई दे रही है। जो उसके मूल संसाधन है, जो उसका मूल ढांचा है, उसको कैसे नष्ट किया जा रहा है, उसको कितना सुंदर बनाया जा रहा है, तो देखेंगे तो उनकी अमरावती जो उनकी राजधानी है वो भी क्या दिखाई देगी, फीकी जान पड़ेगी उसके आगे। ऐसी लेखिका इसमें कहती हैं। खैर अंत में कहते हैं कि भगवान चंद्रदेव, आपने तो मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं आपके इस मौन को ही स्वीकृति समझती हूँ कि आप आएंगे, जरूर आएंगे, और मैं आपका इंतजार करती हूँ। खैर अभी मैं विदा होती हूँ, और आप एक बार जरूर आइएगा भारत देखने। ये पूरी रचना है, आप इसको एक बार कभी पढ़िएगा, गूगल पे जाके खोजेंगे तो भी मिल जाए किसी की साइट पे, या आपके पास अगर मूल टेक्स्ट हो तो आप इसको पढ़िएगा, पूरी कहानी यही है। इसमें जो बंग महिला हैं उनके मन में एक छटपटाहट है, उनके मन में भारत को लेकर के एक संवेदना है कि जो भारत एक प्रभुत्व संपन्न और एक विशाल धरोहर के रूप में था, वो कैसे नष्ट हो रहा है, उसके संसाधनों को कैसे लूटा जा रहा है, और वहाँ की जनता को मूर्ख समझ के, बेरोजगार समझ के कैसे छोड़ा जा रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता है ये क्या है, कृष्णांग है, यानी कि सांवले वर्ण के लोग हैं, और अंग्रेज जो अपने जाति के यानी कि गौरांग जाति से क्या होते हैं, बहुत ही गौरवान्वित होते हैं, हम तो गोरे हैं, है ना। ऐसा इसमें दिखाया गया है। ये बंग महिला की कहानी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इसी के साथ हमें उम्मीद करते हैं कि अब इससे बाहर समझने और समझाने के लिए तो इसमें कुछ बचा नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ आवश्यकता समझते हैं कि नहीं अभी कुछ समझने के लिए और रह गया है, या कुछ फैक्ट जो हमसे छूट रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर चीज़ें आपको ठीक लगती हों कि पेड बैच जैसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऑफलाइन तरीके की फीलिंग आपको आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक वाइक करेंगे थोड़ा बहुत, है ना, जैसे आपको जो उचित लगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपको और कैसा मैटर चाहिए और कितना चाहिए। कुछ इसके बारे में अगर जानकारी और बन पड़ती है तो हम जुटा के आपको और देंगे, और नहीं तो इतना परफेक्ट है, अगर आप इतना भी तैयार करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपका नेट रुकेगा नहीं इस बार। चलिए धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत आभार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय।